हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी थॉमस हॉब्स। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है थॉमस हॉब्स, इसके प्रीवियस पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने थॉमस हॉब्स का जो है बैकग्राउंड डिस्कस किया था। हमने उनकी लाइफस्टाइल, उनका बैकग्राउंड सब डिस्कस किया था इन द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी थॉमस हॉब्स राइटिंग, कि उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी थी, क्या सब लिखा था। तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। So without wasting any more time, let's get into that. So as I told you कि आज हम थॉमस हॉब्स की राइटिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। So थॉमस हॉब्स जो थे वो एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे, मतलब एक बहुत ही अच्छे राइटर थे एंड उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी। ठीक है, अब यहाँ पर बुक्स तो उन्होंने लिखी थी, बट उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बुक्स का ट्रांसलेशन भी किया था इंग्लिश के अंदर। ठीक है, लाइक थूसीडिड्स, इलियाड, ओडिसी, इन सब का ट्रांसलेशन किया था उन्होंने इंग्लिश के अंदर। ठीक है, बट उनका जो फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल वर्क था, मतलब जो सबसे फर्स्ट उन्होंने बुक लिखी थी जो कि बहुत ही फेमस हुई, दैट वाज डी सिव, जो कि उन्होंने 1642 के अंदर लिखी थी। अब ये जो बुक थी उसे लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था एंड इस बुक को बहुत ही अप्रिशिएट किया था इंटेलेक्चुअल्स ने। एंड उनकी एक और बुक थी दैट इज दी कॉर्पोरेट पॉलिटिको, जिसमें दो पार्ट्स थे। पार्ट 1 जो है वो ह्यूमन नेचर के साथ डील करता है एंड पार्ट 2 जो है वो बात करता है स्टेट ऑफ नेचर की। ये जो स्टेट ऑफ नेचर है वो कंडीशन है वॉर के लिए। अब जब मैंने यहाँ पे बोला कि पार्ट 1 बात करता है अबाउट द ह्यूमन नेचर, तो यहाँ पर हॉब्स क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन पे डोमिनेट कर रहा है तो उसका रीजन क्या है? फियर है। ठीक है, मतलब डर है, इसकी वजह से एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के ऊपर डोमिनेट कर पा रहा है। जैसे कि जब हमने उनका बैकग्राउंड भी देखा था तो हमने देखा था वो किस एनवायरमेंट में या किस सिचुएशन में जो है उनका बर्थ हुआ था थॉमस हॉब्स का। ठीक है, तभी वो बोलते हैं कि मेरी मदर ने जो है 2 ट्विंस को बर्थ दिया, दैट इज मी एंड द फियर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर थॉमस हॉब्स का क्या कहना है कि कोई भी एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन पे इसीलिए डोमिनेट कर पाता है बिकॉज ऑफ द फियर। और फियर किसको है? उस सेकंड पर्सन को है, उस फर्स्ट पर्सन से। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर बात करी गई है। एंड पार्ट 2 जो कि बात करता है स्टेट ऑफ नेचर की, कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है? एक कंडीशन है वॉर के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है, समाज कैसे फॉर्म होता है। तो समाज जो है या जो सोसाइटी है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म होती है एंड यहाँ पर गवर्नमेंट को पावर ऑफ कोएर्जन चाहिए होता है टू मेंटेन ऑर्डर। सोसाइटी में डिसिप्लिन या ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को फोर्स का यूज करना पड़ता है। तो ये चीज बोली गई थी इन द पार्ट 2 ऑफ द कॉर्पोरेट पॉलिटिको। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या बात करी थॉमस हॉब्स ने, वो चीज हमने यहाँ पे देखी। उन्होंने एक और बुक लिखी थी दैट इज लेविथन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, एंड ये बुक उन्होंने लिखी थी 1651 के अंदर। तो अब ये जो बुक थी लेविथन, इसने थॉमस हॉब्स को बहुत ही फेमस कर दिया था एज अ पॉलिटिकल थिंकर। अब एग्जाम में जो है बहुत बार क्या होता है, लेविथन के ऊपर से भी जो है सेपरेट क्वेश्चन आता है एंड इवन लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। ठीक है, सो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट दिस बुक इज। तो अब ये जो लेविथन लिखी थी थॉमस हॉब्स ने, जिसने कहीं ना कहीं थॉमस हॉब्स को बहुत फेमस कर दिया था एज अ पॉलिटिकल थिंकर, एंड ये इन्होंने कब लिखी थी? 1651 में लिखी थी। तो यहाँ पर जो दूसरे पॉलिटिकल थिंकर्स है लाइक प्रोफेसर एबिंस्टन, इनका क्या कहना था कि जो लेविथन है वो डिफेंस ऑफ मोनार्की नहीं है बट एक जनरल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट है। दैट मीन्स लेविथन में केवल मोनार्की को डिफेंड नहीं करा गया है बल्कि एक जनरल थ्योरी बताई गई है गवर्नमेंट के ऊपर। एंड ये जो बुक है ये एक फर्स्ट जनरल थ्योरी है ऑफ पॉलिटिक्स इन इंग्लिश। एंड ये जो बुक है ये एक पहली जनरल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स है इंग्लिश के अंदर। अब बिल्कुल वैसे ही प्रोफेसर मैक्सी का क्या कहना था कि लेविथन के अंदर हॉब्स ने किसको डिस्कस किया? चर्च एंड पॉलिटिक्स को डिस्कस किया है। अब हॉब्स का ये मानना था कि जो रियल अथॉरिटी है वो मोनार्क के पास रहती है, नॉट विद द चर्च और पॉप या चर्च के पास नहीं रहती है। रियल अथॉरिटी किसके पास रहती है? मोनार्क के पास रहती है। तो वैसे ही यहाँ पर प्रोफेसर फिलिस डियोल क्या बोलते हैं कि ये जो बुक है लेविथन, ये रिफ्लेक्ट करती है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चर्च एंड द राइज ऑफ द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट से आप समझ सकते हो एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एंड चर्च से समझ सकते हो कि जहां पर किसी और का कंट्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द चर्च एंड द नेशन स्टेट, उसको रिफ्लेक्ट करती है ये बुक दैट इज लेविथन। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं हॉब्स की बात करूँ तो हॉब्स जो थे वो एथिस्ट थे, दैट मीन्स नॉन बिलीवर इन गॉड, कि भगवान में नहीं मानते थे। ठीक है, एंड उन्होंने जो है ह्यूमन नेचर के बारे में बात की थी बट बहुत ही मैकेनिकल वे में, एंड उन्होंने सपोर्ट किया था मोनार्की को, वो मोनार्की के फेवर में थे। ठीक है,
एंड इन सब रीजंस की वजह से उन्हें ब्लास्फेमस एंड स्काउंड्रल बोला जाता है। ठीक है, ब्लास्फेमस मतलब हो गया जो कि कहीं ना कहीं गॉड के अगेंस्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नॉन बिलीवर इन गॉड। ठीक है, बिल्कुल वैसी। ठीक है, एंड स्काउंड्रल मतलब हो गया जो बैड बिहेव करते हैं विथ अदर्स, तो वो हो गया स्काउंड्रल। ठीक है, तो यहाँ पर हॉब्स को कुछ रीजंस की वजह से क्या बोला गया, ब्लास्फेमस एंड स्काउंड्रल बोला गया। बट स्टिल लेविथन में कुछ फ्लॉज होने के बावजूद भी लेविथन को प्रेज करा गया बाय द इंटेलेक्चुअल्स फॉर द एनरिचिंग पॉलिटिकल थॉट, कि उसमें जो एनरिचिंग पॉलिटिकल थॉट था, उसमें जो पॉलिटिकल आइडियाज की या पॉलिटिकल थॉट की जो बात करी गई थी, दैट वाज सो गुड कि उसने जो है क्या किया, कवर अप कर दिया जितने भी फ्लॉज थे लेविथन बुक में, उसको कवर अप कर दिया। किसने, एनरिचिंग पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल आइडियाज ने। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है ना। अब अगर हम हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्रोफेसर आते हैं, प्रोफेसर एफएन कॉकर। वो ये बोलते हैं कि लेविथन जो है एक पहली ऐसी बुक है जो कि कंप्लीट पॉलिटिकल थ्योरी की बात करती है, एंड वो इंग्लिश में भी है, एंड उसे एक इंग्लिश मैन ने लिखा है। एंड इस लेविथन के कारण जो है, जो थॉमस हॉब्स थे वो कहीं ना कहीं टॉप पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ यूरोप की लिस्ट में आ गए थे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई। अब यहाँ पर थॉमस हॉब्स के जितने भी वर्क है वो हमेशा कुछ ना कुछ तो डिबेट स्पार्क करते ही थे। मतलब थॉमस हॉब्स का जितना भी वर्क था वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डिबेट या आर्गुमेंट तो स्टार्ट कर ही देता था, बट फिर भी थॉमस हॉब्स की वर्क ने जो है कंप्लीट वेस्टर्न यूरोप को जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है। पर ऐसा बोला जाता है कि जब भी हम स्टेट या पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे तब जो है हॉब्स को स्टडी किया जाएगा, बिकॉज उन्होंने इतने अच्छे पॉलिटिकल आइडियाज या पॉलिटिकल थॉट्स जो है लेविथन में लिखे थे। ठीक है, उन्होंने किसका यूज किया था, उन्होंने लॉजिक एंड साइंस का यूज करा था अपनी आर्ग्यूमेंट्स में। किसने, थॉमस हॉब्स ने। तो ये थी थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, जहां पर हमने देखा कि कैसे लेविथन की वजह से ये टॉप पॉलिटिकल थिंकर्स की लिस्ट में आ गए थे। कौन, थॉमस हॉब्स। नाउ थॉमस हॉब्स के व्यूज क्या थे ह्यूमन नेचर के ऊपर, तो थॉमस हॉब्स जो थे उन्होंने एक साइकोलॉजिकल बेस दिया अपने पॉलिटिकल आइडियाज को। मतलब उनकी जो थिंकिंग थी वो कैसी थी, बहुत ही मॉडर्न थी एंड साइंटिफिक थी उनके टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब उनके टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो अपने टाइम से ज्यादा एडवांस या ज्यादा मॉडर्न थे। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। अब वो क्या बिलीव क्या करते थे, वो ये बोला करते थे कि जो ह्यूमन लाइफ है वो मैकेनिकल लॉज से कंट्रोल होती है, नॉट बाय फ्री विल। फ्री विल मतलब अपनी इच्छा, विल मतलब हो गया बेसिकली इच्छा। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि जो ह्यूमन लाइफ है उसे मैकेनिकल लॉज कंट्रोल करते हैं, नॉट बाय फ्री विल। ठीक है, एंड उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी किया, जैसे कि गैलीलियो ने नेचर को स्टडी किया था। तो अब बेसिकली हॉब्स अपने व्यूज दे रहे हैं ह्यूमन नेचर के ऊपर कि ह्यूमन नेचर कैसे वर्क करता है, और उसके लिए उन्होंने सारी साइंटिफिक चीजें, रीजनिंग, लॉजिक, ये सब यूज करा। और उन्होंने ह्यूमंस को या ह्यूमन नेचर को कहीं ना कहीं मैकेनिकल वेज से, मशीन से जो है कंपेयर किया। जैसे कि उन्होंने बोला कि ह्यूमंस क्या है, मशीन्स की तरह है जो कि पार्टिकल से मिलके बने हुए। तो वो चीज बोली थॉमस हॉब्स ने। एंड ह्यूमन नेचर को डिफाइन करने के लिए उन्होंने साइंस का यूज लिया। उन्होंने बोला कि हमारा जो माइंड है, हमारे जो सेंसेस है, वो हमेशा कैसे रहते हैं, मोशन में रहते हैं, मतलब कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, हम मेमोरीज फॉर्म करते हैं, इमेजिनेशन, प्राइड, ये सारी फीलिंग्स जो है ये कहीं ना कहीं इमेजिन करते हैं, या फिर ये सारी जो फीलिंग्स है वो फॉर्म करते हैं। एंड इससे क्या होता है, इससे इमोशंस, पैशंस, ये सब जो है डेवलप होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। पर थॉमस हॉब्स ने ये बोला कि जो हमारा माइंड है या जो सेंसेस है वो क्या है, हमेशा मोशन में, मतलब कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। हमारा माइंड कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोचता रहता है, इसलिए हमारा माइंड कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ वर्क करता रहता है, कुछ ना कुछ फंक्शन करता रहता है। हम मेमोरीज फॉर्म करते हैं, इमेजिनेशन फॉर्म करते हैं, प्राइड की फीलिंग हम जो है कहीं ना कहीं फील करते हैं। तो इन सब से क्या डेवलप होता है, इन सब से जो है इमोशंस डेवलप होते हैं ह्यूमन के अंदर, एंड पैशंस डेवलप होते हैं। तो ये सब चीजें बोली थॉमस हॉब्स ने। अब यहाँ पर थॉमस हॉब्स बोलते हैं दैट डिजायर लीड्स टू विल। ठीक है, अब यहाँ पर डिजायर और विल का मतलब वैसे होता तो एक ही है, दैट इज इच्छा। ठीक है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड विल। तो जो डिजायर होती है और जो विल होती है, ठीक है, तो विल एक स्ट्रॉन्गेस्ट और डिटरमाइंड फॉर्म ऑफ विश होगी, जिसमें मैं बहुत स्ट्रांगली चाह रही हूँ कि वो हो, एंड उसके लिए मैं कुछ एक्ट करने की भी तैयार हूँ। ठीक है, बट डिजायर मतलब मैं केवल सोच रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, केवल विश कर रही हूँ कि काश ऐसा हो जाए, बट उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रही हूँ, और मेरी जो विश है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं कि डिजायर से ही विल पे आप पहुंचते हो। दैट मीन्स अगर आपके माइंड में एक बार के लिए आता है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, तभी धीरे धीरे आप जो है
है वो विश इतनी स्ट्रांग होती जाती है कि आप उसके लिए एक्शन भी लेते हो, ठीक है, उसके लिए वर्क भी करते हो। तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स ने ये बोला है कि व्हाट वी डिजायर, जो हम डिजायर करते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, उस चीज को थॉमस हॉब्स ने क्या बोला है, गुड, कि वो चीज अच्छी है, ठीक है। बट जो चीज हम एंजॉय करते हैं वो हमें क्या देती है, वो हमें प्लेजर देती है, वो हमें खुशी देती है, ठीक है। एंड जो चीज को हम डिसलाइक करते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाती है, वो हमारे लिए पेन बन जाती है, ठीक है। मतलब वो चीज या तो हमारे लिए बुरी बन जाती है या वो चीज हमें दर्द देती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गुड और एविल है, मतलब जो अच्छाई और बुराई है, वो लोगों के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, वो कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई चीज एक जने के लिए अच्छी हो सकती है तो जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी अच्छी हो, वो दूसरे के लिए बुरी हो सकती है। अब यहाँ पर थॉमस हॉब्स ये भी बोलते हैं कि हर एक इंसान क्या कोशिश करता है कि ऐसी चीजें ले जो उसे खुशियां दे, ठीक है, जो उसे हैप्पीनेस दे। एंड हर एक इंसान कोशिश करेगा पेन को अवॉइड करने की, कि हम दर्द से दूर रहे, हमें क्या चाहिए, हमें खुशियां चाहिए। तो यहाँ पर ये व्यू था थॉमस हॉब्स का अबाउट द ह्यूमन नेचर। अब यहाँ पर थॉमस हॉब्स बोलते हैं देयर इज नो एब्सोल्यूट गुड और नो एब्सोल्यूट बैड, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो एकदम ही अच्छी है या एकदम ही बुरी है, वो डिपेंड करता है सिविलाइजेशन। तो ये सब चीजें उन्होंने किसके बारे में बोली, तो ये सब चीजें उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बोली, कि कैसे ह्यूमन नेचर वर्क करता है, या ह्यूमन कैसे वर्क करता है, या क्या फील करता है, या क्या उसके माइंड में चलता है। तो वो सब चीजों के बारे में थॉमस हॉब्स ने अपने व्यूज दिए। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, नहीं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स या कुछ भी क्वेरीज रहते रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनीथिंग, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई all your comments as soon as possible. And also do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.